Hello everyone, good morning to all of you. So today we are going to discuss our third lecture of atomic structure. In the last two lectures we have discussed about how the cathode rays and anode rays were discovered and what was the different atomic models. In those atomic models we discussed about the Thomson model as well as Rutherford atomic model. And in the last lecture, lecture second, we were discussing about the Rutherford atomic model where we discussed that how Rutherford performed the experiment and how that experiment's observation shows that the Thomson model was not exactly correct. Correct? So what we were discussing in the last class, that what Rutherford performed, he took a very thin gold foil, and on that gold foil, when alpha particle strike with a very high speed, that was the experiment. On a very thin gold foil, when alpha particle strike with a very high speed, then alpha particles scattered at a different angle as well as pass directly through the atom and strike on the zinc sulfide screen. And on the basis of those observations we found some conclusions, and we were discussing the conclusions of the Rutherford model in last class. So on the basis of the observations we were discussing the conclusions. What were the conclusions of the Rutherford model? I have already told you the conclusions. Like, what was the first conclusion? That most of the alpha particle passed directly, मतलब जो हमारे ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल थे वो एटम से डायरेक्टली पास्ड हो गए विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन, यानी उनके पाथ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है पॉजिटिव एंड विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन अगर वो सीधे अपने पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। बिकॉज अगर ये हमारा एटम है और इस एटम में पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट होता, तो कोई भी अल्फा रेज आएगा तो उस पे उस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि अगर हमारा अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा थॉमसन ने अपने मॉडल में बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने वाटरमेलन मॉडल देखा था। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह है तो हर एक अल्फा पार्टिकल पे क्या होगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा, सब में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल का जो ऑब्जर्वेशन था वो एकदम अपोजिट था, जिसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा अपने पाथ से निकल गए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिन पे डिफ्लेक्शन हुआ था, वो हमने देखा था, और इसके बेस पे उन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो कहां होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। मींस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। सो यहां से थॉमसन मॉडल जो था वो हमारा रॉन्ग हो गया, और इसके बाद हम कंक्लूजन्स को फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या ऑब्जर्वेशन जो थी, जो हमारे रदरफोर्ड मॉडल या अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे, उनके बेस पे क्या कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए गए। तो फर्स्ट हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, एंड सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा इनसाइड द एटम, है ना, कंसंट्रेटेड इनसाइड द एटम एट द सेंटर। अब उसी में आप थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा उसमें। ये थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड की जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज which is present at the nucleus is termed as the positive charge which is present at the center, है ना, that is termed as nucleus। तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। ठीक है, सेकंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट मैं वापस से नहीं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और जो थर्ड पॉइंट था उसी को उन्होंने वहां पे सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको ही उन्होंने नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लियस। सो दीज वर द कंक्लूजन्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट डाउन करना चाहें
तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं रदरफोर्ड कंक्लूजन, जो मॉडल था उसके कंक्लूजन के बाद नोट डाल के आप फर्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ nucleus is almost equal to 10 to the power minus 15 meter and radius of atom is almost equal to 10 to the power minus 10 meter. So radius of nucleus is almost 10 to the power minus 15 meter, radius of atom is almost equal to 10 to the power minus 10 meter. ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास रिजल्ट आते हैं, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो रेडियस ऑफ एटम is equal to 10 to the power 5 into radius of nucleus। मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है, जो न्यूक्लियस का रेडियस उसमें का 10 टू द पावर 5 टाइम्स है कौन, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स है। देन सेकेंड पॉइंट इसी में आप नोट कर सकते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r is equal to r naught a to the power 1 by 3. For calculation of radius of nucleus for any given atom, किसी दिए हुए एटम के लिए अगर आपको रेडियस का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर एनी गिवन एटम, आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक रिलेशन है जिसकी वैल्यू होगी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, वेयर आर नॉट इज द कॉन्स्टेंट and its value is 10 to the power minus 1.25 into 10 to the power minus 14 meter, and A is representing the atomic mass of given atom. A is representing the atomic mass of given atom. So R naught is a constant value. तो अगर आपको बोला जाए, जैसे आपको बोला गया एग्जांपल मान लीजिए, यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कोई भी एटम हम ले सकते हैं, लाइक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम Al, मान लीजिए मैंने Al ले लिया, ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, किसी का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम उसके लिए न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। r इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 14। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13, एंड एटॉमिक मास 27 टू द पावर 1/3। तो R इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 एंड 27 की पावर 1/3 क्या बन जाएगा 3 का क्यूब, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 का क्यूब की पावर 1/3, करेक्ट। उसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सो वहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, R इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इंटू 3 का क्यूब 1/3, ये 3 इंटू 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। आप इसको सॉल्व करके यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 6.15 10 टू द पावर माइनस 14, सॉरी 4.15 है ना।
So we got the radius of the aluminium, that is equal to the 3.75 into 10 to the power minus 14 meter. Correct? Now after these two relations, जो हमने ये नोट में लिखे अभी दो, क्या क्या पॉइंट्स हमने लिखे? एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम किसके अराउंड होगी और दोनों में क्या रिलेशन होगा, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. एंड द सेकंड वन वाज दैट कि अगर किसी एटम की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने रिलेशन लिखा है, आपको वो रिलेशन याद करना है. ठीक है, उसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है और ना तो हमारे सिलेबस में, आपको बस वो रिलेशन याद रखना है कैलकुलेशन करते टाइम. रफ करूं मैं इसको? चलिए, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? ये तो हो गया हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अब इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक और चीज आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, ड्रॉबैक जो है रदरफोर्ड मॉडल का. अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको थॉम्सन मॉडल पढ़ाया कि थॉम्सन मॉडल में उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड नेगेटिव चार्ज जो है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, इन थॉम्सन मॉडल वो क्या था कि नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज. फिर मैंने वहां पे आपको क्या बताया, फिर उसके बाद हम आए रदरफोर्ड मॉडल पे. और जब हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया तब हमने ये देखा कि जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी उससे ये पता चला कि जो थॉम्सन मॉडल था वो गलत था. और फिर रदरफोर्ड ने अपने अकॉर्डिंग एक मॉडल दिया, है ना. रदरफोर्ड ने अपने अकॉर्डिंग एक मॉडल दिया जहां पे उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एंड नेगेटिव चार्ज कहां पे है, नेगेटिव चार्ज कहां पे है. अब ये क्वेश्चन बचा है, कई लोगों के दिमाग में होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, नेगेटिव चार्ज कहां पे प्रेजेंट है. तो उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज के सराउंड में एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है. क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज के सराउंड में सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है. वो कैसे फाइंड आउट किया गया? अब उसमें अगर हम बात कर लें, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो जो उनके हमने कंक्लूजन डिस्कस किए उसके कुछ पोस्टुलेट से, मतलब जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें वही चीजें वहां पे उन्होंने कंसीडर की. जैसे पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन दी, कंक्लूजन निकाला, उसी कंक्लूजन के बेस पे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया. तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस या एट द सेंटर. पॉजिटिव चार्ज is concentrated at the center and it occupy very less volume as compare to the positive charge is concentrated at the center and it occupy very less volume as compared to the total volume of the atom. That was the first रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट्स हैं. अब आप बोलेंगे ये पॉइंट तो हमने पहले डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली जो उनका कंक्लूजन था उसी को तो वो अपने एटॉमिक मॉडल में डालेंगे. जो उन्होंने कंक्लूजन फाइंड आउट किया उसी से उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया. तो उसमें पहले में उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड इट ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. ठीक है. सेकेंड उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन is present around the nucleus in circular orbit. Electron is present around the nucleus in circular orbit and continuously move around the nucleus. वो वही पॉइंट हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूं, and continuously
moves around the nucleus. Electron is present around the nucleus and in circular orbit and continuously moves around the nucleus. तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस. अब पॉइंट आता है कि ये जो फाइंड आउट था, ये पोस्टुलेट्स जो था वो कहां से दिया गया. ठीक है, तो अब यहां पे एटॉमिक मॉडल जो बन रहा है हमारे पास वो क्या बन रहा है कि ये अगर एटम है तो पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर पे होगा, प्रेजेंट होगा. तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, इट ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम एज कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. द सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट एंड कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, कि वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं. अब ये कैसे फाइंड आउट किया. दिस इज इलेक्ट्रॉन. अब इसके लिए उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए होंगे, उस कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो उन्होंने क्या बोला. अब इस पोस्टुलेट्स में बाकी पॉइंट आप बोल सकते हैं, बाकी पॉइंट भी जैसे अभी हमने नोट में जो पॉइंट लिखा कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, रेडियस ऑफ द एटम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, वो भी आप पोस्टुलेट्स में डाल सकते हैं कि दोनों के रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, एंड वो कितना टाइम्स एटम का जो रेडियस है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. सो ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला ऐसा घूम रहा है. अब देखिए, अगर ये मेरा एटम है, दिस इज एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, देन व्हाट विल हैपन. ये तो हमें पता चल गया पॉजिटिव चार्ज सेंटर में. अब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, 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 और ये सब ऐसे ही कहीं पड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने बोला था थॉमसन मॉडल ने कि एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में वो एम्बेडेड है. वैसे अगर ये एम्बेडेड है या फिर स्टैटिक पोजीशन पे एक जगह पे रुका हुआ है, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा. जब भी अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर ये अपनी जगह पे रुका हुआ है तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव इनको अपनी तरफ खींचेगा. when this positive will try to attract this electron and it will definitely attract this electron. क्यों खींचेगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो वो उनको खींच लेगा अपनी तरफ. तो वो जाके उसमें कोलैप्स कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर है कोलैप्स कर जाएंगे, और इसकी वजह से फिर हमारे पास इस एटम का एग्जिस्टेंस कैसे बचेगा. तो एक ही ऑप्शन है कि या तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, मूव करा दें. अब सर्कुलर पाथ पे मूव करा दिया, सर्कुलर पाथ पे मूव कराया और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं. बट ये जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, अदरवाइज अगर, क्योंकि अगर ये हमारे पास एक जगह पे स्टैटिक होता तो इसको खींच लेगा, इसका एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड में घूम रहा है. ठीक है, लेकिन घूम रहा है बस यही बोला. इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस. सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक एटम के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, दो इलेक्ट्रॉन है. किसी एटम में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड मॉडल ने नहीं दिया. रदरफोर्ड मॉडल ने बोल दिया कि हमारे पास पॉजिटिव सेंटर में होगा जिसको नाम दे दिया न्यूक्लियस, और उसके बाद उसको उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो घूम रहे होंगे, ताकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा उसके रिस्पेक्ट में. अगर वो स्टैटिक पोजीशन में होगा तो वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, है ना, तो उससे उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा. अब यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा, बट यहाँ पे फिर जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो उसमें थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं आपके, कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, जैसे मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो ये देखिए कंटिन्यूअसली इस पाथ पे मोशन करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, चेंज होगी वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड अगर सेम भी होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी. सो वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी से क्या आएगा, एक्सेलरेशन. अभी शायद आपने पढ़ा है फिजिक्स में या नहीं, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ लेंगे. तो चेंज इन वेलोसिटी से डेल्टा वी से क्या आएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, जनरेट होगा अल्फा. तो एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है जो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा, और उससे फिर जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है वो बैलेंस होगा.
बट ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑर्बिट है, ये सब हमको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, किस तरीके से उनका मोशन हो रहा है इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया रदरफोर्ड मॉडल में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं रफ करता हूं। और उसके बाद इसके जो ड्रॉबैक्स हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे, बट ड्रॉबैक से पहले मैं आपको इसी रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड एक कंसेप्ट है जो हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने किया है, तो हम उसी में पहले पढ़ाता हूं, फिर मैं लास्ट में रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स की बात करूंगा, क्योंकि ड्रॉबैक्स जो 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो उसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी नहीं मिलेगा। जो ड्रॉबैक्स है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट मॉडल बोर्स मॉडल का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, देन वी गॉट टू नो कि हाँ किस तरीके से रदरफोर्ड का जो मॉडल था, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, वो वहां पे बोर्स मॉडल ने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। यानी बोर्स मॉडल ने किस तरीके से बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम तो रहा है, बट किस तरीके से घूम रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। सो वी आर डिस्कसिंग हियर मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है ये हम देख रहे हैं, मैं यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, A, this is point B, okay, and this is the positive charge of the nucleus. ये एक अल्फा पार्टिकल है, this is the alpha particle which is having a v velocity. एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी v वेलोसिटी, हमने देखा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे थे। ये a b की तरफ या इस सेंटर की तरफ जा रहा है, और ये वो पॉइंट है बी जहां से लौट आया। आपको याद हो अगर रदरफोर्ड मॉडल में हमने डिस्कस किया था जो ऑब्जर्वेशन थे, उसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हाट वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि only 1 in 20,000 alpha particles came back at the 180 degree angle। 180 डिग्री एंगल के पाथ पे वो क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। यही देखा था हमने, जो स्ट्रेट एकदम उसके न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था उस पे क्या होगा, एक फोर्स लगता जाएगा रिपल्शन का, और फिर वो क्या होगा, अपने पाथ पे वापस आ जाएगा। अब ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v, ये यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे ये जाएगा आगे, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ये इसकी तरफ जा रहा है अल्फा पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, ये जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा स्पीड क्या होती जाएगी, इसकी जो इसकी वेलोसिटी है जो ऐसे मूव कर रहा है वो कम होती जाएगी, क्योंकि भाई रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे v विल बी इक्वल टू 0, v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। उसके बाद जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब यहां पे इस पे, जब यहां पे था वेलोसिटी v थी, जब यहां से आगे चलना स्टार्ट किया तब रिपल्शन फोर्स काम करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पास जाता गया, रिपल्शन फोर्स बढ़ता गया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई और रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा था, यहां से अपने पाथ पे वापस आ गया, 180 डिग्री पे यहां से वापस आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई है, 0। मूव कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज, अगर मैं बोलूं r तो दिस इज r, दिस इज द r।
ये डिस्टेंस सेंटर, इसका जो सेंटर है न्यूक्लियस से लेके जिस पॉइंट से ये वापस आ रहा है उस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमने दिखाया r। तो ये डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसका नाम क्या है, मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो ये कितना मैक्सिमम इसके पास जा सकता है, कितना मैक्सिमम पास जा सकता है। तो जितना दूरी से लौट आएगा वही हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो मैक्सिमम क्लोजेस्ट में अल्फा पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और कितनी दूरी तक जाके, मतलब मैक्सिमम कितना क्लोज वो जा सकता है, उसके बाद वो वापस आ जाएगा, तो वो आर हमको कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं यहां पे बात करूं, चलिए मैं इधर करता हूं, फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पॉइंट ए की बात हो रही है, एट फॉर पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर उसकी वेलोसिटी v है, मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, जीरो भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, इस पे जब ये इस पॉइंट पे था तो इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था, इसकी वेलोसिटी v थी, इधर मूव कर रहा था। जब इस पॉइंट को क्रॉस करके वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तब रिपल्शन फोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, देन फॉर पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी बताइए, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी है जीरो। अगर मैं लिखूं हाफ एम वी स्क्वायर वेयर v is equal to 0, तो it will be equal to 0, so kinetic energy will be 0, correct। potential energy of alpha particle कितनी होगी, that will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक। ये सबको क्लियर है, हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब पॉइंट बी पे आया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। अब सबको ये डाउट होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। सो ये मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। अब मैं यहां पे इस चीज को रफ कर रहा हूं, अब उसी एक्सपेरिमेंट में जो हम ये कर रहे हैं मैक्सिमम क्लोजेस्ट, आप फॉर पॉइंट ए पॉइंट बी नोट करके उसके आगे भी नोट डाल के आप लिख सकते हैं, अगर दो चार्ज, this is q1 small q1, this is q2, are present at a distance of r, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, देन उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। अब देखिए अगर ये q1 q2 क्या है, सेम चार्ज है, ये आपके फिजिक्स का पार्ट है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डलवाया कि नोट डाल के आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपको केवल याद रखना है। ठीक है, दो चार्ज q1 q2, चार्ज की बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि ये अल्फा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन, मैं बोलूं ये अल्फा पार्टिकल, दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, and both are separated by a distance r, okay, so what will happen, ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा एक डिस्टेंस r पे। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन को हटा दूं एंड प्रोटॉन डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन,
तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो ये दो चार्ज एक दूसरे से अगर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनमें या तो क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक Q1 है, Q2 है और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर दोनों सेम चार्ज हुए तो रिपल्शन लगेगा और दोनों अपोजिट हुए तो अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज, R क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड 1/4πε0 जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, केवल मैं आपको यहाँ पे इसका क्या यूज हो रहा है उसको बताने के लिए समझा रहा हूँ। अदरवाइज आप ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो सब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। केवल आपको क्या अभी के लिए याद रखना है कि दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका ये फॉर्मूला होता है। आपको बस ये फॉर्मूला भी याद रखना है, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 जो कि एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू ये है, देन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी आगे हम डिस्कस करते हैं, जहां पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इसके बाद उसी तरीके से मैं सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसको बोलूं दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट सेम इसी डायग्राम के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्ज एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे होंगे, Q1 Q2 दो चार्ज R डिस्टेंस पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फॉर्मूला ये होगा एंड ये होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कराता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस डेरिवेशन में यूज हो रहा है और आगे भी यूज होगा बोर्स मॉडल में। तो आगे हम करते हैं यहां से एग्जाम्पल के लिए। चलिए मैं अगर यहां पे ले लूं, दिस इज अल्फा पार्टिकल, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और ये एक दूसरे से 10⁻⁻13 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में पहली बात फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। यहां पे रफ करता हूं मैं इसको, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F एंड potential energy. So first we will calculate F. F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. F is equal to 9 × 10⁹ Q1. Q1 is the value of Q1 Q2, हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी फर्स्ट चार्ज या सेकंड चार्ज ले सकते हैं। R की वैल्यू दी है 10⁻⁻13 मीटर और R का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। अब Q1 क्या है, Q1 हमारा, अगर मैं अल्फा पार्टिकल ले लूं, अल्फा पार्टिकल को अगर मैंने Q1 ले लिया तो दूसरा हमारा Q2 बन जाएगा। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कितना होता है, 2 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 यही पढ़ा था हमने चार्ज, है ना। एंड Q2 जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते टाइम आप यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज कर रहे हैं, हम केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। माइनस प्लस आएगा, अगर आप माइनस प्लस के साथ रखते हैं तो वो माइनस प्लस भी केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके का फोर्स लग रहा है, ठीक है।
बट हम वो तो हमें पहले आइडिया लग रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दोनों सेम हो गए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो साइन रखने का कोई नीड नहीं है, केवल आप फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q1 हमारे पास हो गया अल्फा पार्टिकल जिसपे चार्ज ये है, Q2 इलेक्ट्रॉन जिसपे चार्ज ये है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए एंड कैलकुलेट करिए। देन F is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 की वैल्यू हमने लिखी है 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, एंड Q2 की वैल्यू हमने लिखी है 1.6 into 10 to the power minus 19। Q1 Q2 हो गया, देन 10 to the power minus 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26। अब इस फोर्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 into 2 into 1.6, 1.6 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 9 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे 2.56 रख दिया। साथ में माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 38 एंड 10 की पावर 9, तो मैं यहाँ पे अलग से दिखाऊँ माइनस 38 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 26। देन F विल बी 18 इंटू 2.56 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 38 प्लस 9 प्लस 26। F will be 18 इंटू 2.56 इंटू इसका एडिशन कितना हो जाएगा 26 प्लस 9 35 माइनस 38 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में यूनिट दिखा देंगे इसकी न्यूटन, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, रफ करो यहाँ पे। देन सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। Then potential energy 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, Q2 की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे R का स्क्वायर नहीं, ओनली R है, तो वो 10 to the power minus 13। Then potential energy will be 9 into 2 into 1.6 का स्क्वायर 2.56, ये 1938 प्लस 9 एंड ये भी ऊपर जाके प्लस 13। तो पोटेंशियल एनर्जी 18 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर, इसका एडिशन कर देंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस 9 22 माइनस 38 कितना आ जाएगा 16। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 22 माइनस माइनस 16, साथ में इसकी वैल्यू यूनिट दिखा देंगे हमारे पास क्या आ जाएगी जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स का। नहीं इतने जल्दी नहीं। सो नेक्स्ट आपको मैं कुछ होमवर्क दे सकता हूं, अगर आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, आप सॉल्व करिएगा। लाइक फर्स्ट अगर मैं बोलूं दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, एंड इनके बीच का डिस्टेंस मैंने दे दिया 10 टू द पावर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर। ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। आर की वैल्यू मैंने दे रखी है, आपसे पूछा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ये आपका होमवर्क है, सब लोग सॉल्व करेंगे खुद से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है, बीच का डिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये
ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है ये। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करिएगा, इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे रख के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच वाले कंसेप्ट पे। मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच जो हम कर रहे थे, हमने पॉइंट ए देखा था, पॉइंट बी देखा था। फिर से मैं उसके डायग्राम को बनाता हूं, और ये था हमारा मैक्सिमम क्लोजेस्ट। अब ये नोट डलवाया था मैंने, नोट में मैंने ये लिखवाया, फोर्स, दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये नोट का पार्ट था, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं अपने मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच पे, जो हम डेरिवेशन कर रहे थे उसी में बीच में हमने नोट डाल के पॉइंट्स नोट किए थे। मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच में ये हमारा पॉइंट ए था, दिस वाज पॉइंट बी, और यहां से ये टर्न हो रहा था, दिस वाज द पॉजिटिव चार्ज ए। तो अब इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा इसकी वेलोसिटी, ये एक अल्फा पार्टिकल है, एंड दिस इज कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम है जेड, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसका ये एटम है, कोई भी हम किसी का, जैसे हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने गोल्ड का एटम लिया था, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा कोई। अगर हमने कुछ दूसरा कॉपर का एटम ले लिया, उस पे अल्फा पार्टिकल गया, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका एटॉमिक नंबर होगा। जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम का हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए है, यहां से ये वापस आ रहा है। तो हमने ये देखा, जो हमने नोट किया था, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी v, इस पॉइंट पे v क्या था, 0। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी हाफ एम वी स्क्वायर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी 0। देखिए ध्यान से जो अभी हमने लिखा था। एंड पॉइंट बी पे हमने देखा था, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R वो कहां से आया, वो यहां से आया कि एक चार्ज है, जो कि जिसका एक चार्ज ही तो अल्फा पार्टिकल, तो ये बन गया Q1, और ये इसके न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, जो कि था Q2, और एक दूसरे से R डिस्टेंस पे थे। तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी मैंने नोट में लिखवाया, कि दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमने जब जिस पॉइंट पे आके रुका, उसके बाद वापस जाएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, जो हमने नोट किया था। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास कंटिन्यू करते हैं आगे, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो फॉर जो आपने नोट किया था उसी में मैं आगे बता रहा हूं, फॉर पॉइंट ए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी थी 0, काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी थी हाफ एम वी स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी विल बी लाइक हाफ एम वी स्क्वायर फॉर पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए क्या आएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 थी पॉइंट बी पे, हमने लिखा था इससे पहले। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। दिस इज इक्वेशन, अगर मैं बोल दूं x, दिस इज इक्वेशन y। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा इक्वल रहेगी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि एनर्जी हमेशा, एनर्जी कंजर्वेशन हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट रहती है, कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी विल बी ऑलवेज इक्वल। सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 upon R. This is half mv स्क्वायर. मैं R इधर कर देता हूं क्योंकि हमें R कैलकुलेट करना था. R इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, ये वैल्यू आपको पता है. एम वी स्क्वायर में v क्या थी? v वॉज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो पॉइंट ए पे था. पॉइंट ए पे जो अल्फा पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी थी v. m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. बचा है Q1 Q2. Q1 Q2 क्या था? हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था और यहां से वापस आया और ये न्यूक्लियस था किसी जेड एटम का. जेड इसका एटॉमिक नंबर था. एटॉमिक नंबर था. जेड एटॉमिक नंबर था. तो इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वापस जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पे हमारे पास दो चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल एक ये न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? तो अगर मैं Q1 बोलूं, Q1 को मैंने मान लिया, मान लो अल्फा पार्टिकल, तो उस पे चार्ज अभी हमने पढ़ा था कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सबको याद है ना ये अल्फा पार्टिकल? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, देखिएगा अगर कोई भूल गया है. अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. सो उस पे चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाएगा जो कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा. इसी चीज को हम 2e भी लिखते हैं. E मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बस उसका हम यहाँ पे साइन नहीं दिखा रहे हैं कि निगेटिव या पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. Q2 क्या लिखा जाएगा बताइए? Q2 will be equal to Z into 1.6 into 10 to the power minus 19. क्यों होगा ये? या इसको हम लिखेंगे ZE. दिस इज 2E. ZE. क्यों? ध्यान दीजिए, सबको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मैं यहां पे लिखता हूं, सबने पहली क्लासेस में पढ़ रखा है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो. तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है. तो जो चार्ज यहां पे न्यूक्लियस पे होगा वो किसकी वजह से होगा? केवल प्रोटॉन की वजह से. अब जिसका मैंने एटम लिया है उसका एटॉमिक नंबर जो होगा उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे. जैसे मैं बोलूं कि मैंने हीलियम ले लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास नंबर है 4, तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. ठीक है, यही होगा. तो इस पे चार्ज कितना लिखा जाएगा इसके न्यूक्लियस पे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 2. जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर है 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे 2, और उसकी वजह से चार्ज न्यूक्लियस पे आ जाएगा ये. उसी तरीके से अगर कोई एटॉमिक नंबर जेड वाला है तो उसके सेंटर पे जेड प्रोटॉन होंगे. एक प्रोटॉन का चार्ज होता है ये, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? जेड इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. करेक्ट, जिसको हम जेड ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इधर मैं रफ करता हूं ये. तो आगे हम लिखेंगे जो हमने यहां से डेराइव किया था. तो हमारे पास आया था R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 की जगह 2E, Q2 की जगह ZE अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर. क्लियर? इसी को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ये 2 को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो 4. जेड 2 ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. जेड को मैंने अपनी जगह रखा है. ई इंटू ई क्या बन जाएगा? ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर कैलकुलेट करने का. इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन ए.
दिस विल बी द इक्वेशन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ 4z² अपॉन mv² आर कैलकुलेट करने का, वेयर m mass of alpha particle, v velocity of alpha particle, z atomic number of given atom, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, z एटॉमिक नंबर है, E की वैल्यू ये है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता रहेंगी, उसके बेस पे हम ये वैल्यू यहाँ पे रख के r कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना क्लोज जा सकता है अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के। क्लियर सबको? तो ये डेरिवेशन रहा, फाइनल रिजल्ट ये रहा इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए आपको याद रखनी है, ये क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास आर की वैल्यू। अब कोई भी एटम दिया जाए जेड, जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड के एटम पे हमने स्ट्राइक कराया था, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, ई की वैल्यू हमें पता ही है, एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम रखते थे 4 AMU, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कि अल्फा पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है। तो उस वेलोसिटी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम r कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल गिवन एटम के कितना नजदीक जा सकता है, मैक्सिमम कितना क्लोज जा सकता है। ठीक है, क्लियर सबको? तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और इसके कुछ और डिफरेंट थिंग्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि लाइक अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है तो किस एंगल पे, जो एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होता है वो एंगल किस पे डिपेंड करता है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक बार डेरिवेशन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेरिवेशन में एक कंसेप्ट यूज हुआ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी का, जो मैंने बताया आपके फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, बट वो मैंने आपको बता दिया, दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, या फिर उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उस कंसेप्ट का हमने इस डेरिवेशन में यूज किया था, इसलिए हमने उसको लगाया यहाँ पे, एंड देन उसके बेसिस पे हमने r को कैलकुलेट किया। ठीक है, ओके, थैंक्स। फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन you have already given the DPPs of this class, है ना, you are following the schedule. Maybe this class you will get the DPP of the mole concept, but in the next class you will get the DPP of the atomic. Okay, thank you.